समस्त प्रतियोगी छात्र छात्राओं का मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज की क्लास में हम लोग प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण पर चर्चा शुरू करेंगे कि प्रयत्न के आधार पर हिंदी वर्णमाला के वर्णों को किन किन वर्गों में विभाजित किया गया है। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे संबंधित प्रश्न बार बार विभिन्न परीक्षाओं में उठाए गए हैं और भविष्य में भी उठाए जाएंगे। प्रिय छात्रों, सबसे पहले हम लोग यह जाने कि प्रयत्न किसे कहते हैं। प्रयत्न शब्द को परिभाषित किया गया है कि वर्णों के उच्चारण की रीति, अर्थात वर्णों के उच्चारण का जो तरीका होता है, उसी तरीका को, उसी रीति को प्रयत्न कहते हैं। जो भी वर्ण हैं, इन वर्णों के उच्चारण के अपने अपना रीति, अपने अपने तरीका है, और उच्चारण की जो तरीका है, जो रीति है, जो प्रयास है, उसी रीति को, तरीका को, प्रयास को प्रयत्न के नाम से जाना जाता है। तो प्रयत्न वर्णों के उच्चारण का तरीका या रीति है। प्रयत्न के आधार पर वर्णों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला अभ्यांतर प्रयत्न, और दूसरा बाह्य प्रयत्न। तो प्रयत्न के आधार पर वर्णों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, अभ्यांतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। प्रिय छात्रों, पिछले वर्ष जो पीसीएस की परीक्षा हुई थी, प्रारंभिक परीक्षा, जहां पर भी सामान्य हिंदी से प्रश्न उठाए जाते हैं, वहीं पर एक प्रश्न उठाया था कि बाह्य का विलोम क्या होगा। और आप देखें कि बाह्य का विलोम अभ्यांतर होता है, अभ्यांतर का विलोम बाह्य होता है। तो हम लोग अपनी चर्चा में विलोम पर भी चर्चा करते चलेंगे, जो महत्वपूर्ण है
जो प्रायः सामान्य बुक में नहीं मिलते। अब दिन का विलोम, आकाश का विलोम, पृथ्वी का विलोम, ये सब तो हर जगह मिलते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हैं और बाह्य प्रयत्न किसे कहते हैं, इस पर हम लोग अलग अलग चर्चा करेंगे। हम लोग अभ्यंतर प्रयत्न पर चर्चा शुरू करें कि अभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हैं। प्रिय छात्रों, अभ्यंतर प्रयत्न को परिभाषित किया गया है कि वर्णों के उच्चारण के जिस प्रयत्न में, वर्णों के उच्चारण के जिस रीति में ध्वनि उत्पन्न होने से पहले वागिंद्रियां, वागिंद्रियां कार्यरत हो जाती हैं, उस प्रयत्न को अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। फिर से सुने, वर्णों के उच्चारण के जिस प्रयत्न के अंतर्गत ध्वनि उत्पन्न होने से पहले वागिंद्रियां क्रियारत हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं, उस प्रयत्न को अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। हमारे शरीर में दो तरह की इंद्रियां हैं। एक कर्मेंद्रियां हैं, जैसे हाथ है, नाक है, आंख है, मुख है, जीभ है, और एक वागेंद्रियां, बोलने वाली इंद्रियां, जो गले में नस जो है अंदर अगर आप माइक्रोस्कोप से देखें तो दिखलाई देती है। इसमें तमाम इंद्रियां हैं जो सांस लेने वाली हैं, खाने वाली हैं, पीने वाली हैं, ध्वनि को निकालने वाली हैं। तो ये वाग इंद्रियां हैं जो बोलने का कार्य करती हैं, श्वास ध्वनि को निकालने का कार्य करती हैं, उनको हम वाग इंद्रियां कहते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न के चार भेद बताए गए हैं। पहला, विपरीत, दूसरा स्पृष्ट, तीसरा ईसत विपरीत, और चौथा ईसत स्पृष्ट। तो अभ्यंतर प्रयत्न के चार भेद बताए गए हैं। विपरीत, स्पृष्ट, ईसत विपरीत और ईसत स्पृष्ट। विपरीत का अर्थ होता है खुला, मुक्त। जिन वर्णों के उच्चारण के प्रयत्न में खुलापन होता है, कोई अवरोध नहीं होता है, उन वर्णों को विपरीत वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला के जो स्वर हैं, समस्त स्वरों को विपरीत माना गया है। प्रयत्न के दृष्टिकोण से स्वरों को विपरीत माना जाता है। प्रिय छात्रों,
यहाँ पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, जो अभी तक अनटच प्रश्न है, आया हुआ कहीं नहीं है, लेकिन आने की बहुत संभावना है। जैसे आप परीक्षा में जाएं और प्रश्न आपसे उठाया जाए कि प्रयत्न के आधार पर स्वर वर्णों को माना गया है। आप देखें किसी भी बाजार में जो प्रैक्टिस सेट चलते हैं, उन सब में प्रश्न नहीं मिलेगा आपको। और ये सब प्रश्न अगर परीक्षा में आ जाएं तो बहुत बिरले लोग ही सही कर पाते हैं, क्योंकि जब आप इस तथ्य को जानेंगे तभी तो सही करेंगे। जब जानबे नहीं करेंगे तो सही करेंगे कहां से। तो आप देखें, प्रयत्न के आधार पर स्वर वर्णों को माना गया है और आपको ऑप्शन दे दिया, विपरीत, स्पृष्ट, ईषत् विपरीत और ईषत् स्पृष्ट। अगर आप पढ़े हैं, आपका ज्ञान यहां तक है, तो आप तुरंत उत्तर मारेंगे कि प्रयत्न के आधार पर स्वर वर्णों को विपरीत माना गया है। तो ये प्रश्न यहां पर बड़े ही सुंदर प्रश्न के रूप में आपके सामने आया, बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रश्न के रूप में सामने आया। और अगर ये प्रश्न परीक्षा में आया तो ये तो नहीं कहा जा सकता है कि केवल मिशन इंस्टीट्यूट के बच्चे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यूट्यूब पर तो बहुत से बच्चे देख रहे हैं और जो जो बच्चे इस चीज को देख रहे हैं वो सही करेंगे। जिनके तक ये प्रश्न पहुंचा ही नहीं है, उनको तो प्रश्न ही नहीं समझ में आएगा, तो उत्तर कहां से देंगे। तो आप इसी तरह से हर टॉपिक पर प्रश्न बनाएं और बना बना करके अभ्यास करें। यहां मिशन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सबको समय समय पर अभ्यास भी कराया जाएगा, प्रश्न भी पूछे जाएंगे, पीडीएफ के रूप में प्रश्न दिए जाएंगे, वो तो हम लोग करेंगे, लेकिन आप भी जो है वह प्रयास करते रहें। तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं और प्रश्न बनाने की कला ही पढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। तो इस तरह से प्रयत्न के आधार पर स्वर वर्ण को माना गया है और इसका उत्तर है विपरीत वर्ण। आइए हम लोग इस पृष्ठ पर चर्चा करें, फिर ईषत् विपरीत और ईषत् स्पृष्ट पर हम लोग चर्चा करेंगे। स्पृष्ट शब्द को परिभाषित किया गया है कि जिन वर्णों के उच्चारण के प्रयत्न में मुख के भीतर तालु, जीभ, दांत, ओठ का स्पर्श होता है, उन वर्णों को स्पृष्ट कहा जाता है। जिन वर्णों के उच्चारण के प्रयत्न में, उच्चारण के प्रयास में मुख के भीतर तालु, जीभ, दांत और ओठ का स्पर्श होता है,
उन वर्णों को स्पृष्ट कहा जाता है। स्पृष्ट वर्णों को स्पर्शी, स्पर्शी वर्ण भी कहा गया है। स्पृष्ट वर्णों को स्पर्शी वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी वर्णमाला के वर्णों में क से लेकर म तक के कुल 25 वर्णों को स्पृष्ट वर्ण या स्पर्शी वर्ण कहा गया है। तो चाहे परीक्षा में स्पर्शी वर्ण की संख्या पूछे, चाहे परीक्षा में स्पृष्ट वर्ण की संख्या पूछे, स्पर्शी स्पृष्ट समान है और इन वर्ण की संख्या 25 है। प्रिय छात्रों, ये क से म तक के जो कुल 25 वर्ण हैं, इन वर्णों को वर्गीय वर्ण या वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। क से म तक के कुल 25 वर्ण जो है, इन 25 वर्णों को वर्गीय वर्ण या वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि ये क से म तक के जो कुल 25 वर्ण हैं, ये अलग अलग उच्चारण स्थान के साथ एक वर्ग में संगठित होते हैं। जैसे इन्हीं के आधार पर क वर्ग, यानी उच्चारण स्थान, अलग अलग उच्चारण स्थान के अनुसार वर्ग में संगठित होते हैं। च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, व वर्ग। अब उच्चारण स्थान अलग अलग इनका है। क का कंठ है, क ख ग घ अंग। च का तालु है, च छ ज झ इया। ट का मूर्धा है, ट ठ ड ढ अड़। त का दंत है, त थ द ध न। प का ओष्ठ है, प फ ब भ म। तो ये वर्गीय, क्योंकि ये अलग अलग उच्चारण स्थान के आधार पर एक वर्ग में संगठित होते हैं, इसलिए इन वर्णों को वर्गीय वर्ण या वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। इन स्पृष्ट, स्पर्शी या वर्गीय वर्णों में कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनको स्पृष्ट, संघर्षी और नासिक्य भी कहा जाता है। स्पृष्ट संघर्षी को परिभाषित किया गया है कि जिन स्पर्शी वर्णों के उच्चारण के प्रयत्न में वायु कुछ घर्षण लिए हुए बाहर निकलती है,
उनको स्पृष्ट संघर्षी वर्ण कहते हैं। स्पृष्ट संघर्षी वर्ण के अंतर्गत च वर्ग के वर्णों को सम्मिलित किया गया है, यानी च, छ, ज, झ, इया। ये 5 वर्गीय वर्ण है, स्पृष्ट वर्ण है, जिनको स्पृष्ट संघर्षी कहा जाता है। नासिक्य वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण के प्रयत्न में वायु नाक से निकलती है, उनको नासिक्य वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण अर्थात अंग, ज्ञान, आड़, न और म। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण अंग, ज्ञा, अड़ा, न, म को नासिक्य वर्ण कहा जाता है। इन्हीं को सम्मिलित रूप से पंचाक्षर के नाम से जाना जाता है। प्रिय छात्रों, 2018 में एक परीक्षा हुई थी जिसमें प्रश्न पूछा था कि पंचमाक्षर कार्य करते हैं। प्रश्न आया हुआ था 2018 में, संभवतः टीसीएस या वनडे की कोई परीक्षा थी। इसमें परीक्षा दिमाग पर नहीं है, आप देख सकते हैं मार्केट में पेपर जो है मिलते रहते हैं। तो पंचमाक्षर कार्य करता है और ऑप्शनल दिया था स्वर का, दूसरा ऑप्शनल दिया था चंद्र बिंदु का, तीसरा ऑप्शन दिया था अनुस्वार का और चौथा ऑप्शन दिया था विसर्ग। ये प्रश्न है। प्रश्न पूछा था कि पंचमाक्षर कार्य करते हैं। प्रिय छात्रों, इसका उत्तर है कि ये पंचमाक्षर जो होते हैं ये अनुस्वार का कार्य करते हैं। पंचमाक्षर अनुस्वार का कार्य करते हैं। प्रश्न यह उठता है कि नासिक्य वर्ण यानी पंचमाक्षर कब अनुस्वार का कार्य करेंगे और कब अपने बदाक्षर रूप में आएंगे। इसका एक नियम है कि जब पंचमाक्षर अपने वर्ग के किसी भी वर्ण से पहले आता है तो ये अनुस्वार हो जाता है। अपने वर्ण से, अपने वर्ग के किसी भी वर्ण से पहले आता है तो यह अनुस्वार हो जाता है। और जब अन्य किसी वर्ग के वर्ण से पहले आता है तो अपने बदाक्षर रूप में होता है। जैसे आप देखें कि पुरानी किताबों में गंगा
गंगा ऐसे लिखा जाता था। अगर आप इसको तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा गंगा। मानकीकरण 1966 में जो वर्णमाला का मानकीकरण प्रकाशित किया गया था, तो उसमें ये नियम बना कि वर्तनी के दृष्टिकोण से गंगा ये नहीं, बल्कि गंगा ये सही है। क्योंकि ये जो अंगा है अपने वर्ग के वर्ण से पहले आया है, इसलिए यह अनुस्वार के रूप में कार्य करता है। इसी तरह से अंत अगर लिखना हो तो अंत इस तरह से आप लिखेंगे तो वर्तनी के दृष्टिकोण से इसे गलत माना जाएगा, क्योंकि ये जो न है पंचमाक्षर अपने वर्ग के वर्ण से पहले आया है, और इसलिए वर्तनी के दृष्टिकोण से ऐसे लिखा जाता है। अब प्रश्न ये उठता है किताबों में तो लिखा गया है, तो किताबों में लिखा गया है, पुराने जमाने से चला आ रहा है लिखने की परंपरा, लिखे हैं, लेकिन जो आधुनिक विद्वान लिख रहे हैं वो इस तरह से अंत लिख रहे हैं, ऐसे नहीं लिख रहे हैं। आप परीक्षा देने जाएंगे, आप व्याकरण के दृष्टिकोण से देखेंगे, न कि परंपरा के दृष्टिकोण से। इसी तरह से अगर आपको वांग्मय लिखना हो तो अगर आप वांग्मय ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो अनुस्वार है म के रूप में बदलेगा वांगमय, तो अब म जो है वो दूसरे वर्ग का है, और इस दूसरे वर्ग के वर्ण के पहले पंचमाक्षर आ रहा है, तो ये अपने पदाक्षर रूप में होगा, अनुस्वार रूप में नहीं होगा। तो पंचमाक्षर कब अनुस्वार होगा और कब पदाक्षर रूप में रहेगा, ये आप जाने कि जब पंचमाक्षर अपने वर्ग के वर्ण से पहले आएगा तो ये अनुस्वार हो जाएगा, और जब दूसरे वर्ग के वर्ण से पहले आएगा तो अपने पदाक्षर रूप में लिखेगा। इन सब चीजों पर बहुत से प्रश्न बन सकते हैं, जैसे ये अंत को आपको दे दिया कि अंत में संयोगी और वियोगी ध्वनियों को ज्ञात करें, तो आपको बताए थे कि संयोगी और वियोगी क्या है, कि जिस वर्ण के बाद स्वर आएगा वह वियोगी होगा, और जिसके बाद व्यंजन आएगा वो संयोगी होगा। अगर आप ये नियम न जाने अनुस्वार बनने का, तो इसको तोड़ते समय दिक्कत होती है। अब आप जान रहे हैं कि त के पहले अनुस्वार है, तो जब ये टूटेगा तो ये अनुस्वार न में बदल जाएगा। और यहां पर आप देख रहे हैं कि ये वियोगी संयोगी ध्वनि के रूप में स्थापित है। तो अनुस्वार कब बनता है, उस तोड़ने में काम करता है किसी भी शब्द को, और शब्द को जब तोड़ने आ जाएगा तो संयोगी वियोगी शब्द आप जान जाएंगे। एक चीज और ध्यान देना है, ये वर्णों पर नियम है।
व्यंजन वर्गीय वर्णों पर या रा ला सा हा के ऊपर अगर बिंदी होती है तो वह जो है सदैव म में परिवर्तित हो जाती है। जैसे अगर इस तरह से लिखा हो हूं, तो ये आप अगर इसको तोड़ेंगे तो ये हौम हो जाएगा। यह लगा हुआ सा पर लगा हुआ अनुस्वार सदैव म में भी परिवर्तित हो जाता है। तो ये आप ध्यान रखें, कब यह हर जगह नहीं होगा। जब वर्गीय व्यंजन के साथ होगा तो वहां पर नहीं होगा। जैसे अगर यहां पर लिख दिया जाए तो यहां पर म नहीं होगा क्योंकि ग, तो यहां पर हो जाएगा गंग, ये बन जाएगा। तो ये नासिक वर्ण और पंचमाक्षर क्या बनता है? तो पंचमाक्षर का कार्य पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में कार्य करता है। तो प्रिय छात्रों, अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत हम लोग विवृत वर्ण किसे कहते हैं और स्पृष्ट वर्ण किसे कहते हैं पर चर्चा की। स्पृष्ट वर्ण को अन्य किस नाम से जाना जाता है, इस पर हम लोग चर्चा की कि स्पृष्ट वर्ण को नासिक्य वर्ण, कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनको नासिक्य वर्ण भी कहते हैं और स्पृष्ट संघर्षी वर्ण भी कहते हैं। स्पृष्ट वर्णों को स्पर्शी वर्ण भी कहा जाता है और स्पृष्ट वर्ण को स्पृष्ट वर्ण को वर्गीय वर्ण भी कहा जाता है। प्रिय छात्रों, वर्गीय वर्णों की संख्या पूछे तब भी उतना ही होता है 25। स्पर्शी वर्ण की संख्या पूछे तब भी 25 और स्पृष्ट वर्ण की संख्या पूछे तब भी 25। तो आज हम लोग अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत विवृत वर्ण और स्पृष्ट वर्ण पर चर्चा किए। स्पृष्ट वर्ण से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा किए, विशेष करके पंचमाक्षर किसका कार्य करते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत वर्णों को ईसत विवृत और ईसत स्पृष्ट में भी विभाजित किया गया है। इन विभाजनों पर हम लोग अपनी चर्चा अगले क्लास में करेंगे। इसके साथ साथ बाह्य प्रयत्न पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और हिंदी वर्णमाला से संबंधित कुछ और वह चीजें हैं जो प्रायः परीक्षा में आती हैं। अमानक वर्ण कौन सा है, गृहीत आगत वर्ण कौन सा है, अनुस्वार नासिक्य निर्नुनासिक किसे कहते हैं, इन पर भी हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। प्रिय छात्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, आपको लग रहा हो कि ये आपके लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होगा, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, मिशन इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों का कोरोना जैसे महामारी में कल्याण हो सके। क्योंकि घर से निकलना दुर्लभ है, निकलने पर कोरोना का भय है, तो घर बैठे ही अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है मिशन इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।